और आपके सामने जब केस स्टडी होती है तो उसके अंदर ही उसका आंसर छुपा रहता है। एथिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी आता है। एग्जाम के दौरान इसका टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा यदि आपने घर पे रहकर प्रैक्टिस नहीं की हो। तो केस स्टडी में आप है ना 12 से 15 के बीच में स्कोर आराम से कर सकते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी एथिक्स पेपर में केस स्टडी के टॉपिक को। केस स्टडी का टॉपिक ऐसा है जो आपको अलग से प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एथिक्स का जो भी सिलेबस पढ़ते हो और आपके सामने जब केस स्टडी होती है तो उसके अंदर ही उसका आंसर छुपा रहता है। इसका मतलब इसमें स्कोर करना आसान होता है, लेकिन चूंकि एथिक्स का पेपर थोड़ा लेंथी आता है, एग्जाम के दौरान इसका टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा यदि आपने घर पे रहकर प्रैक्टिस नहीं की हो। तो यहाँ पे आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊँगा केस स्टडी का जिसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको पता है कि जैसे 2019 के मेंस के एग्जाम में मुझे एथिक्स में 126 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने कौन सा तरीका अपनाया था। साथ ही मैं जैसे अपनी पढ़ाई के दौरान और आपके लिए जो कंटेंट तैयार करता हूँ, जो एथिक्स की हाल ही में मैंने किताब लिखी है उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि जिन टॉपर्स के अच्छे मार्क्स आए हैं तो वो कैसा लिखते हैं। तो सारा अनुभव इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जैसे एथिक्स की अपनी बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो हमारे एथिक्स के पहले वाले नोट्स थे क्या वो हमारे पास है, तो बुक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो एक तो ये बात है कि बुक अपडेट है, जो भी नए एग्जाम्पल, नए मॉडल आंसर, केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका काफ़ी कुछ उसमें नया है। हर एक चैप्टर में बॉक्स बना के नए नए एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो बुक लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। मार्केट में आप देखना मुखर्जी नगर, प्रयागराज सब में ऑफलाइन हिंदी वाली बुक उपलब्ध है। बाकी जो बच्चे गाँव में रहते हैं जिनके पास आसपास बुक डिपो नहीं है तो वो हमें ऑनलाइन हमारे ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको अपनी ऑनलाइन जो बुक है इंग्लिश हिंदी दोनों में आप मंगा सकते हो। तो इसमें एक बेस्ट तरीका हम देखते हैं। उससे पहले हम जानते हैं एथिक्स के पेपर के बारे में थोड़ा सा, कि जैसे आपको ये पता है कि एथिक्स के पेपर के दो पार्ट हैं। यहाँ पे दो पार्ट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें स्कोर करना आसान है। क्यों? एक तो इसका सिलेबस उतना डायनेमिक नहीं है जितना जीएस फर्स्ट का होता है। जीएस फर्स्ट को प्रिपेयर करने में आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लग जाते हैं। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी बहुत बड़ा उसमें आप कह सकते हो सिलेबस है। और उसमें मार्क्स की तुलना करें तो एथिक्स के पेपर में स्कोर करना उन पेपर की तुलना में ज़्यादा मतलब आप कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस छोटा है, जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, ज़्यादा बदलता नहीं है सिलेबस। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे, बार बार वही थीम पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप पहले से प्रिपेयर कर लो। तो सेक्शन ए के अंदर 13 क्वेश्चन आते हैं। 13 क्वेश्चन 10 मार्कर है, तो यहाँ पे 130 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये 150 वर्ड में आपको लिखने हैं। और इसमें आप ये मान के चलो 6 केस स्टडी आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की, यानी 120 मार्क्स। और आपका ये हो गया लगभग 250 वर्ड में। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 पेज खाली मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 पेज खाली। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज वहाँ पे एग्जाम में आपके पास होते हैं। ठीक है, तो इनको डील करना आपके लिए एक चुनौती होगा कि समय प्रबंधन करना एग्जाम के दौरान वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। तो उसके लिए आप पहले से ये प्रिपेयर कर लो। और जो मैं केस स्टडी का आपको तरीका बताऊंगा ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और 6 की 6 केस स्टडी, जैसे यहाँ पे 6 केस स्टडी है, तो केस स्टडी में आप है ना 12 से 15 के बीच में स्कोर आराम से कर सकते हो। यदि आपके 12 भी आते हैं तो यहाँ पे लगभग 72 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो। और इधर आपको 4-5 मार्क्स भी मिलते हैं 10 में से, तो आपका लगभग स्कोर 125 प्लस चला जाता है। तो 120 प्लस 125 प्लस स्कोर एथिक्स में अच्छा ही माना जाएगा। तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी जो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो बना दिए हैं, आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए नए कुछ वीडियो दोबारा से बनाए जाए, क्योंकि पहले के जो वीडियो हैं 1-1.5 साल पहले के, लेकिन एथिक्स में कुछ बदलता नहीं है। यदि आप वो वाले वीडियो भी देखते हो, लगभग 30-35 वीडियो आप पूरा सिलेबस मैंने करवाया है, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। लेकिन वो इंग्लिश में नहीं है, केवल हिंदी में। लेकिन आने वाले वक्त में मैं कोशिश करूँगा दोनों मीडियम में साथ में रखूँ। तो अब हम केस स्टडी के फॉर्मेट पर चर्चा करते हैं कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है केस स्टडी को डील करने का। ठीक है, और इसमें वाकई ये एसए का पेपर हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया, इनमें आपका स्कोर करना थोड़ा सा कंपैरेटिव जीएस के अन्य पेपरों की तुलना में आसान होता है। थोड़ा सा वर्क कर लोगे, थोड़ी सी आंसर राइटिंग कर लोगे तो आप इजीली कवर कर पाओगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि किन किन बातों को सबसे पहले ध्यान रखना है। बाद में केस स्टडी हम सोल्व करेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना एक बेस्ट रणनीति है। ये अपनी बुक्स में से ही मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं। ठीक है, इसी फॉर्मेट में अपनी बुक्स लिखी गई है। तो सबसे पहले केस अध्ययन में आपको किन बातों को ध्यान रखना है कि केस स्टडी आप तभी अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे यदि आपने
एथिक्स का जो हमारा सिलेबस है, ऊपर के जो सेक्शन ए के जो पॉइंट है, नैतिकता, मूल्य, आपने देखा होगा सत्यनिष्ठा, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, सिविल सेवा में ईमानदारी, ठीक है, ये जो मुद्दे हैं ना, आप जो इथिक्स में सेक्शन ए में है उनको आप पूरा कर लेना, ठीक है, पहले, तभी आप केस स्टडी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको उपयुक्त विषय की जो एथिक्स की शब्दावली है ना वो बहुत अच्छे से लिखनी है। जीएस के अन्य पेपरों की शब्दावलियाँ अलग होती है, एथिक्स की शब्दावलियाँ अलग होती है, तो इनके सिद्धांतों को, इनको आदि को क्या करना होगा, आपको व्यवहारिक तौर पर इसमें लिखना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, केस स्टडी में सैद्धांतिक पक्ष के बजाय जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना वो अपनाना, कि मतलब हमें आदर्शवादी बातें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच बतानी है। जैसे आपसे कोई सॉल्यूशन पूछा गया है केस स्टडी का, आप में आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए बोला जाता है, तो आपके ध्यान रखना, आपके जो भी ऑप्शन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसमें व्यवहारिक एक अप्रोच आपकी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पेपर काफ़ी बड़ा आता है, तो केस स्टडी का जो फॉर्मेट है ना वो पहले से ही घर पे बना लो, कि आपको 6 केस स्टडी लिखनी है, तो आपकी एक अप्रोच होती है कि आप उसमें कौन से फ्लो चार्ट बनाओगे, इंट्रोडक्शन आप कैसा लिखोगे, उसमें बॉक्स के माध्यम से जो आप ऑप्शन का चुनाव करते हो वो कैसे लिखोगे, वो अभी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाते हुए आपको केस स्टडी का फॉर्मेट देखना है, और एक फॉर्मेट पहले से तैयार कर लेते तो आपको फायदा होने वाला है। साथ ही केस अध्ययन में आप क्या करोगे, जो दैनिक जीवन के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, मूल्यों आदि के उदाहरण भी आपको शामिल करनी चाहिए, समाज, न्याय, संविधान, इनकी बातों को आपको इसमें लिखना है। साथ में केस स्टडी में एक विशेष ध्यान रखना कि केस स्टडी में इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ साथ हितधारक, नैतिक मूल्य, नैतिक द्वंद्व यानी इथिकल डिलेमा, इथिकल कंसर्न, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, चाहे क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, बतानी है। अभी फॉर्मेट देख लेंगे, ठीक है। साथ ही आपको समाज, कानून, संविधान आदि के विभिन्न पक्षों को भी बताना है। यानी केस स्टडी कैसे होनी चाहिए, पढ़ कैसा लगे कि एक व्यवहारिक सॉल्यूशन आप उसमें प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे केस स्टडी का ये एक फॉर्मेट हो सकता है जो भी हम देखेंगे कि कैसे आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। याद रखना, जैसे हम कोई भी केस अध्ययन लिखते हैं तो जैसे इसमें पहला पार्ट आपका ना इंट्रो पार्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे केस स्टडी में इंट्रो पार्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे शुरू करते हैं। वो तब कर सकते हो जब आपके पास समय नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपका उत्तर की जो संरचना है ना, आंसर का स्ट्रक्चर मायने रखता है। तो केस स्टडी में भी क्या करोगे, जो पहला पार्ट है इंट्रो पार्ट होता है, उसमें क्या करोगे, जैसे इंट्रो पार्ट में जो केस स्टडी में चर्चा की, चाहो तो आप उसको बता दो 2-3 लाइन में कि उपयुक्त केस स्टडी में ऐसा बताया गया है, या उससे जुड़ा हुआ कोई आपको संविधान की कुछ चीज़ें पता हो, समाज की चीज़ें पता हो, करंट हैपनिंग, करंट घटना, समसामयिक घटना को आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। पहला आपका ये कंपलसरी पार्ट है जो आपको लिखना है। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है कि आपको इंट्रो लिखना है, आपको लिखना है, ये कंपलसरी पार्ट है इसका। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो स्टेक होल्डर है, जो आपके हितधारक है, ठीक है, आपको इसमें स्टेक होल्डर बतानी चाहिए। हितधारक जो है या स्टेक होल्डर जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, वो इसमें बताया जाना चाहिए। ये भी कंपलसरी पार्ट है, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, आपको बताना है। अब इसमें क्या तरीका होना चाहिए आपका, 6 केस स्टडी लिखोगे तो इसमें आप डायग्राम अलग अलग बना लेना। कहीं कहीं आप क्या करोगे, ऐसा डायग्राम बनाया आपने, अलग अलग स्टेक होल्डर आपने ABCD जो भी बता दिए, कहीं कहीं आपने ऐसा बॉक्स बना दिया या कोई जो भी आकार बना लिया, कहीं मतलब ऐसा डायग्राम बना लिया, ठीक है, कहीं हितधारक इसे अप्रोच में बता दिए, यहाँ पे लिख के हितधारक बता दिया आपने, ठीक है। 6 के सिस्टम में अलग अलग डायग्राम, ताकि ऐसा नहीं लगे कि आपने एक रटा रटा पैटर्न फॉलो किया है, वो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 2 कंपलसरी पार्ट हो गए, इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा स्टेक होल्डर। तीसरा यहाँ पे आता है नैतिक मुद्दे। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, एथिकल इश्यूज या नैतिक मुद्दे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो फिर आपको वो तो बताना ही है जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि नहीं पूछा गया तो आप अपनी तरफ से कुछ नैतिक मुद्दे इसमें बताओ जो केस स्टडी में बताए गए हैं, ठीक है। ये भी कौन सा पार्ट हो गया, एक तरह से कंपलसरी पार्ट है। और एथिकल डिलेमा या नैतिक द्वंद्व है, ठीक है, ये इसका हो गया 4th पार्ट। नैतिक द्वंद्व या एथिकल डिलेमा हो गया इसका 4th पार्ट, ठीक है। ये इसके क्या होते हैं, 4 कंपलसरी पार्ट है। याद रखना, ये आजकल यूपीएससी खुद पूछने लगा है, तो ये तो यदि पूछ लिया तो बताने ही है, अदरवाइज नहीं पूछे किसी केस स्टडी में तो भी आपको बताने हैं। बाद में 5वां पार्ट कौन सा होता है, जो भी केस स्टडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ABCD के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और लास्ट में 6ठा पार्ट होता है कंक्लूजन का, निष्कर्ष का। निष्कर्ष भी केस स्टडी में बताया जाना चाहिए। तो ये क्या बताया हमने, केस स्टडी का एक फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे अभी हम आपके सामने एक केस देन आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा,
और फिर क्या करना, 5-6 केस स्टडी आप खुद सोल्व करने की कोशिश करना इस फॉर्मेट पे। मैंने देखा है अभी हाल ही में जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं, जो अपने आंसर दिखाते हैं, मैंने देखा पहले 1-2 टेस्ट में उनका देखा केस स्टडी बिल्कुल बिखरी बिखरी हुई थी। पहले उनको शायद आइडिया नहीं था कि ऐसे लिखना होता है क्या। जब उनके साथ चर्चा की, उनको एक फॉर्मेट बताया गया, उसके बाद में जितनी भी उनकी केस स्टडी थी इतनी शानदार तरीके से लिखी गई है। ये फ़र्क पड़ता है कि देखो एग्जामिनर भी तो आपकी तरह एक इंसान ही है ना। हम कोई आंसर देखते हैं, 2 बच्चे 5 बच्चों की तुलना करते हैं, एक ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्ट्रक्चर वे में अलग अलग एग्जाम्पल फॉर्मेट में यदि केस स्टडी लिखी है, एक ने बिखरा बिखरा आंसर लिखा है, तो आप भी जानते हो किसका आंसर अच्छा होगा। तो केस स्टडी का ये फॉर्मेट आपको सिखाएगा वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आइडिया क्या है, विचार क्या है किसी केस स्टडी को लिखने का। चलते हैं, ये मतलब आप समझ गए होंगे जो हमने चर्चा की है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपनी जो बुक है उसमें मैंने काफ़ी चर्चा की है। आप चाहो तो बुक पढ़ो, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है और उससे फ़ायदा मिलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद बार बार एथिक्स में ऐसे में अच्छे मार्क्स ला चुका है, वही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वो काम आने वाली चीज़ें। ठीक है, अब आपके सामने एक केस स्टडी है जिसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा सा और साफ हो जाएगा, या मैं चलो साथ में आपको बता देता हूँ। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी स्लाइड दी गई है, ये 2022 का पेपर है, आप देख सकते हो, इंग्लिश में केस स्टडी दी गई है, एक बार चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, आराम से इसके क्वेश्चन भी आप देख लेना, फिर हम आएंगे प्रैक्टिकल वे में कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो हम पढ़ते हैं केस स्टडी को पहले, कि उच्चतम न्यायालय ने वन आवरण के शरण को रोकने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, आपको स्टेक होल्डर का काम आपका एक साथ हो जाएगा यदि आप उनको पहले ही गोले कर लेते हो। आपको ये पता हो कि इसमें मुझे स्टेक होल्डर भी लिखना है, बहुत सारे एथिकल वैल्यूज और मूल्य भी लिखने हैं, तो वो गोले करते चलना, साथ में अंडरलाइन करते चलना, तो ये आसान हो जाएगा। तो ठीक है, अरावली पहाड़ियों में खनन पर प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि कुछ भ्रष्ट वन अधिकारी और राजनेता, देखो यहाँ पे स्टेक होल्डर आ गए, राजनेता आ गए, मिलीभगत से प्रभावित राज्य के सीमावर्ती जिले में फत्तर खनन फिर भी प्रचलित था। हाल ही में प्रभावित जिले में युवा और सक्रिय एसपी, ये स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, ने इस खतरे को रोकने के लिए खुद से वादा किया और अपनी टीम के साथ अचानक जांच में उन्होंने खनन क्षेत्र से बचने की कोशिश कर रहे जो पत्थर का भरा ट्रक था, मतलब उसको रोकने का प्रयास किया, और उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने पुलिस अधिकारी को कुचल दिया। ऐसी घटना मतलब कई बार देखने को मिलती है, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, जिससे उसकी मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद वहाँ से भागने में सफल रहा। पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट जो FIR है दर्ज की, लेकिन करीब 3 महीने तक मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। अशोक, ये स्टेक होल्डर है जो एक टीवी चैनल के साथ काम कर रहे हैं, खोजी पत्रकार है, ने स्वतः संज्ञान से मामले की जांच शुरू की। 1 महीने बाद अशोक को स्थानीय लोगों ने फत्तर खनन माफिया और सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर सफलता मिली। उन्होंने अपनी खोजी रिपोर्ट तैयार की और टीवी चैनल के CMD, वो भी आ जाएंगे स्टेक होल्डर में। ऐसे आप इनको गोले कर लो कि हाँ मुझे मतलब जो हमें स्टेक होल्डर एक अप्रोच लिखनी है वो यहाँ पता लग गई। ठीक है, आसान हो जाएगा, आपको जल्दी समय प्रबंधन कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्ट पुलिस और सिविल अधिकारियों तथा राजनेताओं के आशीर्वाद से काम करने वाले जो पत्थर माफिया की पूरी गठजोड़ का खुलासा किया। माफिया में शामिल राजनेता कोई और नहीं बल्कि स्थानीय विधायक थे। ठीक है, स्थानीय विधायक मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। जांच रिपोर्ट के बाद CMD ने अशोक को सलाह दी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विचार छोड़ दें। उन्होंने सूचित किया कि स्थानीय विधायक न केवल टीवी चैनल के मालिक रिश्तेदार थे बल्कि अनौपचारिक रूप से चैनल के साथ 20% उनके हिस्सेदार भी हैं। CMD ने अशोक को आगे बताया कि अगर वह जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दें तो उनके बेटे की पुरानी बीमारी के लिए टीवी चैनल से उधार लिए गए 10 लाख रुपए के सॉफ्ट लोन के अलावा उनकी आगे की पदोन्नति और वेतन बढ़ोतरी का भी ध्यान रखा जाएगा। आप समझ गए किस बारे में ये केस स्टडी है। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आपको यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए कि इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प है, अशोक के पास क्या ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया कि आप इंट्रोडक्शन बताओ, आप स्टेक होल्डर बताओ, जो इथिकल वैल्यूज वगैरह आगे तो पूछी गई, जैसे नैतिक दुविधा तो यहाँ पे पूछी गई है। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया था कि इंट्रो पार्ट, स्टेक होल्डर, इथिकल डिलेमा, इथिकल कंसर्न, ये कंपल्सरी पार्ट है।
लेकिन ध्यान रखना यदि क्वेश्चन में पूछा गया तो उस कंपलसरी में लिखना नहीं है, फिर आगे जो क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ लिखना है, ठीक है। तो एक तो अशोक के पास विकल्प क्या है और प्रत्येक विकल्प का अशोक को क्या करना है, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है, उनका परीक्षण करना है, उनकी मेरिट डिमेरिट आपको बतानी है। तो आपके पास एक दिख रहा है ना कि ए और बी को एक साथ हैंडल किया जा सकता है, एक सारणी बनानी है, उसमें जितने भी अशोक के पास ऑप्शन है और उनका एक साथ मेरिट डिमेरिट हम कर सकते हैं। कुछ बच्चे इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले उसके विकल्प बताएंगे फिर उनका आलोचना परीक्षण करेंगे, टाइम टेकिंग है, समझ रहे हो ना। तो ये अनुभव क्या कहता है कि क्यों ना इनको साथ लिया जाए, कम समय में मतलब अच्छा आंसर लिखा जाए, और एग्जामिनर भी आपसे इंप्रेस होगा कि कम समय में आपने संसाधनों का अच्छा प्रबंधन किया है, या जो आपके पास संसाधन दिए गए आपको उनका आपने अच्छा प्रबंधन किया है, यानी कम आपने कम कह सकते हो बहुत ही कम खर्च करके अच्छा आपने आउटपुट निकाला है, तो वो आप यहाँ पे देखता है। तो अशोक को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, नैतिक दुविधा पूछा गया है, और आपको क्या लगता है अशोक के लिए किस विकल्प को अपनाना और सबसे उपयुक्त होगा। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। या कुछ एक क्वेश्चन आजकल आता है कि मतलब वहाँ पे नवाचार, या जैसे हम कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण का सुझाव देंगे जहाँ पत्थर की अवैध खनन गतिविधियाँ प्रचलित है। तो ऐसे करके आपको डील करना है। आते हैं अपने मॉडल आंसर पर। सबसे पहले हमने बात की थी आपको पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट यहाँ पे क्या है, इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में हमने बात की थी कि आप चाहो तो उपयुक्त केस स्टडी के बारे में बता दो, या कोई करंट हैपनिंग हो, जैसे ये घटना कहाँ घटी थी, हरियाणा में, ये हाल ही में जैसे हरियाणा राज्य में ऐसी ही घटना, मतलब खनन माफिया के द्वारा ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर ऐसी घटना घटी। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने इस चीज़ को बता दिया, जो कि कंपलसरी है, 2-3 लाइन में बस, अच्छा लगना चाहिए आंसर देखने में। दूसरा है यहाँ पे आप देखोगे, दूसरा स्टेक होल्डर, हमने बात की थी पहले कि आपको हितधारक लिखने चाहिए, स्टेक होल्डर लिखने चाहिए कंपलसरी रूप से। अब इसको चाहो तो आप अलग अलग डायग्राम में बना सकते हो, ठीक है। हितधारक अप्रोच को अलग अलग डायग्राम से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। आंसर देखो कितना अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। नैतिक मुद्दे क्वेश्चन में नहीं पूछे थे, नैतिक मुद्दे थे वो क्वेश्चन में नहीं पूछे हैं, इसलिए हमने कंपलसरी रूप से हमने पहले बात की थी नैतिक मुद्दे लिख दो। अब नैतिक मुद्दे क्या होते हैं, नैतिक मुद्दे वही होते हैं जो आप कह सकते हो इथिकल रूप से जो चर्चा में है, गलत है, सही है, ठीक है, ऐसे मुद्दों को लिखना चाहिए। जैसे इसमें एक तो हम हमारे सिलेबस में, आपका सिलेबस आपको सिखा देगा अपने आप कि इथिकल मुद्दे कौन से, जब एथिक्स का ऊपर वाला सिलेबस पढ़ के आओगे तो वहाँ सीख जाओगे। जैसे इसमें पर्यावरणीय नैतिकता, भ्रष्टाचार की इसमें समस्या है, सार्वजनिक हितों के लिए जीवन का बलिदान है, प्रशासन और राजनेताओं की अपराधियों का एक गठजोड़ है, मीडिया एथिक्स का यहाँ पे उल्लंघन दिख रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को। ये 3 कंपलसरी पार्ट हो गए। हम चौथा लिखते कंपलसरी पार्ट कौन सा, एथिकल डिलेमा। लेकिन एथिकल डिलेमा क्वेश्चन में पूछा गया तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे, आगे जो आंसर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या था कि अशोक के पास कौन से विकल्प हैं, दूसरा क्वेश्चन बी क्वेश्चन क्या था, उनका मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आप देखो यहाँ मैंने क्या किया है, दोनों को एक साथ लिख दिया ताकि मेरा स्पेस भी बचे, टाइम भी बचे, और एग्जामिनर इस बात से निश्चित रूप से इंप्रेस होगा जो पूछा गया आपने बहुत ही सटीक तरीके से लिख दिया। और 6 केस स्टडी में आप ऐसा कर लो, 3 में ऐसी सारणी बना दो, 3 को आप अलग दृष्टिकोण से लिख देना, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 6 केस स्टडी आती है तो 3 में ये लिख दो, 3 में अलग तरीका अपना लो, और स्टेक होल्डर और डायग्राम फ्लो चार्ट बनाते हो वो अलग अलग कर लो। तो आपकी केस स्टडी ऐसे नहीं लगेगी कि मतलब एक रट्टा रटाया जो पैटर्न होता है उस पर हम लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। अब अशोक के पास विकल्प कौन कौन से हैं। अब ये 4 विकल्प आप कैसे पैदा करोगे, बहुत ही आसान होता है। जब 5-10 केस स्टडी पर आप थिंकिंग करोगे ना, ईजिली आप ये फाइंडिंग करना सीख जाओगे कि कौन से ऑप्शन हमें चूज करने हैं, बहुत ही आसान होता है। जैसे पहला उनके पास ऑप्शन था कि सोशल मीडिया पर रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दे। अब इससे क्या फ़ायदा होता कि पुलिस अधिकारी के पक्ष में न्याय होता, वरिष्ठ अधिकारी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन इंडिविजुअल अशोक को नुकसान होता कि इसका विपक्ष क्या है, अशोक को इसमें क्या होता, जान का खतरा हो सकता, या उसके जो हित है, जो बच्चे का इलाज कराना है या उसकी पदोन्नति है, उनको नुकसान होता, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना है, उससे क्या होता, खुद फायदा खुद को होता, ठीक है, लेकिन जो फिर मीडिया एथिक्स है, जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने जान गवाई उनको न्याय नहीं मिल पाता। तीसरा क्या है, टीवी चैनल के सीएमडी को जांच की रिपोर्ट सौंपना, इससे क्या क्या होता, पक्ष विपक्ष। और फोर्थ क्या है, वर्तमान टीवी चैनल से इस्तीफा देकर दूसरे चैनल या एनजीओ के माध्यम से जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करना, इससे क्या क्या फायदा, क्या क्या नुकसान, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। ये आपके 4 विकल्प हो गए। 4 विकल्प काफ़ी होते हैं, कई बार ज़्यादा विकल्प याद नहीं है, 3 याद रख लेना, 3 लिख देना, ठीक है। ऐसे ही हैंडल करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन की डिमांड थी, क्वेश्चन क्या था, ए क्वेश्चन था कौन से विकल्प है, बी क्या था, आलोचना परीक्षण, सी में क्या लिखा था यहाँ पे, ठीक है, सी में लिखना था उनको
यहाँ पे नैतिक दुविधाएं। तो नैतिक दुविधा को आपने एक डायग्राम से लिख दिया। डिलेमा क्या होता है, एथिकल जो डिलेमा क्या होती है, जब आप दो या दो से अधिक आपके पास विकल्प होते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ या जो भी नियम कानून होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसा डिसीजन लेना है। तो इसमें एथिकल डिलेमा कौन सी है, वहाँ पे या तो वो साहस दिखाए या कायर बन जाए, अपना हित दिखाए या सार्वजनिक हित को ध्यान दे। मतलब ये बनाम है, एक मतलब दो के बीच में उनको कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मीडिया नैतिकता और या मीडिया नैतिकता का अभाव, प्राणी नैतिकता बनाम लालच। तो ऐसे करके आपने 4-5, और ये बहुत ही आसान होता है जब आप ऊपर वाला से बार बार बोल रहा हूँ, एथिक्स का सिलेबस, शब्दावलियाँ, एग्जाम्पल तैयार कर लेते हो और बार बार केस स्टडी सोल्व करते हो, 5-10 तरीका देखते हो, इजीली आप खुद अपनी तरफ से ये फाइंडिंग करना सीख जाओगे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन डी क्या था कि सर्वाधिक बेस्ट विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे विकल्प हम चुनेंगे, जो भी आप चुनोगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने लिखा है कि यहाँ पे विकल्प 4 मतलब बेस्ट है। क्यों बेस्ट है आपने ये दिखा दिया, ये भी आपको लिखना है क्यों बेस्ट है। ठीक है, इसको आपने बता दिया। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कि अवैध खनन खतरों से निपटने हेतु पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु सुझाव क्या है। तो सुझाव में आप इनोवेशन दिखा सकते हो, नए नए सुझाव क्या हो सकते हैं, जैसे उनका आधुनिक प्रशिक्षण है, उनकी क्षमता विकास है, उनको आधुनिक हथियार दिए जाएँ, या जो अवैध खनन हो रहा है या पुलिस अधिकारी उनको नई नई चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो सीसीटीवी या ड्रोन के माध्यम से ऐसे करके आधुनिक हथियार, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, स्थानीय लोगों की मदद से, मतलब बहुत सारी खुफिया तंत्र है, मॉक ड्रिल है, ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, ABCDE, इनको तो हमने एड्रेस किया ही। बाकी जो कंपलसरी पार्ट है, जो क्वेश्चन में नहीं पूछे गए वो भी हमने लिखने का प्रयास किया है। लास्ट में बढ़िया से एक अच्छा आपका निष्कर्ष आना चाहिए कि अतः कहा जा सकता है कि अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए सभी हितधारक जैसे मीडिया, स्थानीय लोग, ये ना सब मिलकर इसको काम करें, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तभी ये समस्याएं मिट पाएगी। तो एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका हमने देखा और कैसे आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या थे, 5 क्वेश्चन थे हमारे पास। पहला वाला क्वेश्चन था कि उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है अशोक के पास में, और साथ में अशोक मतलब आप कह सकते हो इनका क्रिटिकल एनालिसिस करना था, मेरिट डिमेरिट लिखनी थी। तो A B को हमने साथ में एड्रेस किया बॉक्स बना के, जैसा कि हमने देखा। C में क्या एथिकल डिलेमा है, ठीक है, वो आप हमने लिखा एक डायग्राम के माध्यम से। फोर्थ में क्या कौन सा बेस्ट ऑप्शन था, तो हमने बता दिया फोर्थ। और E में क्या था कि क्या सुझाव हैं, क्या सजेशन है, वो आपने लिख दिए। तो ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, जैसे अलग अलग केस स्टडी में अलग अलग फॉर्मेट ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, यही बेस्ट तरीका है। बाकी जब आप ये किताब पढ़ोगे तो मैंने किताब में बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं केस स्टडी को सोल्व करने का। कभी आप सारणी से बता सकते हो, या कभी जैसे इसमें आप देखोगे कुछ जगह मतलब आप, ठीक है, अच्छा इस स्लाइड में वो और तरीके मतलब अभी तो नहीं है, वो तो आपने देखा होगा, कई वीडियो मैंने बनाए हैं पहले भी। तो और तरीका जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो और आप क्या कर सकते हो, जैसे आप जहाँ पे विकल्प हम लेते हैं, कोई भी विकल्प चुनाव करते हैं उनका केस स्टडी में हम देखते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं। जब भी हम केस स्टडी सोल्व करें तो क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी है आपका इंट्रो पार्ट। ठीक है, दूसरा आपका हितधारक या स्टेक होल्डर अप्रोच जो है वो कंपलसरी है। तीसरा इथिकल जो वैल्यूज है, मूल्य जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, फोर्थ आजकल जो इथिकल डिलेमा वो पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में लिखना, नहीं पूछा जा रहा तो अपने से लिखना। फिर आते हैं ऑप्शन का, ये ऑप्शन वाला आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने विकल्प हैं। तो जैसे आपने विकल्प ए चुना, यहाँ पे कोई विकल्प ए लिया आपने, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके लिख दो। यहाँ पे उसका पक्ष हो गया, यहाँ पे जैसे विकल्प लिया आपने, जो भी आपने विकल्प लिया है, और इसके विपक्ष हो गया, यहीं पे हो गया। ठीक है, मेरिट डिमेरिट आप बता रहे हो। फिर आपने दूसरा ऑप्शन लिया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, विकल्प नंबर 2 लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ विकल्प फर्स्ट है। तो जैसे यहाँ पे विकल्प 2 या B जो भी लिया आपने, यहाँ लिखा उसको, और उसके विपक्ष बता सकते हो। तो एक बॉक्स वाला तरीका हो गया, एक आप इस तरीके से बता सकते हो, सामान्य तरीके से बता सकते हो। पैराग्राफ शैली उतना किफ़ायती नहीं है मेरे हिसाब से, रोचक भी नहीं लगती है। तो केस स्टडी के आपके पास कई विकल्प हैं, ये हमारा एक बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करते रहना, और बिल्कुल आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, हमारी बुक देख सकते हो आप, है ना, बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब ये ऐसी बुक है जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि यही तरीका मैंने सीखा है, वही तरीका उसमें बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।